हेलो जी। नहीं, तूने प्रिज्म पढ़ लिया है ना कि नहीं पढ़ा है? अच्छा, तेरे पेपर में तो आ ही नहीं रहा तो क्यों लिखी? क्या कह रहा, तेरे में नहीं आ रहा है? अच्छा, कोई नहीं। देखो, प्रिज्म कैसे बनेगा एक्चुअल में, क्या होता है प्रिज्म के अंदर, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर सीट है, ऐसे ऐसे एक सीट, दूसरा सीट और तीसरा सीट, तीन सीट हम लेते हैं। तीन कौन सा सीट होगा? रेक्टेंगुलर सीट। ठीक है, ऐसे ऐसे सीट लोगे, एक इधर से करोगे, जैसे बच्चे लोग खेलते रहते हैं ना, इधर से कॉपी कर दिया इधर से ये, और एक नीचे में ऐसी कॉपी लगे, तो ये कैसा दिख रहा है शेप, और एक इधर से, तो कितने ट्रायंगुलर सीट होगा? और रेक्टेंगुलर सीट कितने होंगे? तीन। तो तुझे कोई भी पूछेगा तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिससे लाइट आर पार हो जाए। तो प्रिज्म जो है एक ग्लास के बना होता है जिसमें तीन रेक्टेंगुलर सीट और दो ट्रायंगुलर। ये एमसीक्यू में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रिज्म के अंदर रेक्टेंगुलर सीट कितने होते हैं। ठीक, तो ये तो नॉर्मल हम जो ड्रॉ करेंगे हम तो ऐसे ही बनेंगे सिंपल। ये तो यहां पर तुझे ये 2D में दिख रहा है, बाकी स्ट्रक्चर 3D में होता है। ठीक, तो यहां से देखो, जैसे हमने यहां से व्हाइट लाइट पास कर दे, तो इस लाइट के बारे में तुम्हें क्या कहना, ये जाना किधर चाहता है? पहले तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये 7 कलर में डिफ्लेक्ट होगा, वो तो बात की बात। पहले ये ड्रॉ करो, इस ये है ग्लास और ये एयर, तो बताओ इसमें रेयर कौन है, डेंसर कौन है? डेंसर ग्लास है। और देखिए, और इसके ऊपर 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। तो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री ये लाइन है। अब देखो, ये नॉर्मल इधर जा रहा था, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करने की कोशिश किया, तो ये बेंड हो गया। अब देखो, यहां से भी एक नॉर्मल बनेगा। अब क्या होगा, देखो नॉर्मल इधर है ना, तो इधर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा बताओ? नॉर्मल से अवे हो जाएगा, जब जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इस लाइन को फिलहाल अभी बनाने की जरूरत है, तो मैं सिर्फ ये डायग्राम 2 मार्क्स का आएगा पेपर में ड्रॉ करने के लिए। तो पहले तो ये इसको ड्रॉ करो, ये सिंपल ए बी सी। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ करना, देखो भाई इधर, ये लाइन को पहले तुझे डॉट डॉट लाइन से एक ऐसा दिखाना होगा कि ये लाइन तो जाना चाह रहा था इधर, लेकिन वो चला किधर गया? इधर। तो फाइनल डेविएशन कितना होगा ये तुझे दिखाने जरूरी है। ये एंगल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, डी। और ये ध्यान रखना, ये एंगल कभी भी प्रिज्म से बाहर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो इसके भी मार्क्स काट लेते हैं टीचर, प्रिज्म से बाहर अगर तुम एंगल बना दोगे तो। ये जो लाइन बन रहा है ना, ये वाली एंगल, यहां देखो, ये दिस इज द डी एंगल। अब इसके सारे, अब एक चीज ध्यान से देख, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तुझे डायग्राम ड्रॉ करके आएगा और कहेगा बताओ। इधर देख भाई, ये तुम्हारा नॉर्मल है N1 और ये नॉर्मल है N2। तुझे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बताओ कि एंगल किसके साथ मेजर करना है, इसके साथ या इसके साथ? एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, किसके साथ मेजर करते हैं हम? नॉर्मल के साथ। कभी भी सरफेस के साथ एंगल मेजर नहीं करना है। तुम कहोगे कि ये वाली एंगल का नाम क्या होगा? एंगल आई। ये वाली एंगल को क्या बोलेंगे?
R1 बोल सकते हो। तुम कहोगे ये वाली एंगल R2 और ये वाली एंगल एंगल E। अब इसी पार्ट पुर्जा के पहले नाम ड्रॉ करने के लिए ही हमारे बात आएंगे। सो एंगल I को क्या कहते हैं? इसको हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुम्हारे पास आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1। एंगल R2 सेम टू सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 2। उसके बाद एंगल A को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल D को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे एंगल R2 को एंगल E एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस ये पार्ट पुट जाए। ये पूरा जितने मैंने लिखा हूं वो 2 मार्क्स के तुझे एग्जाम में आएगा। ड्रॉ द प्रिज्म लेवल डायग्राम पूरा कंप्लीट और रिप्रेजेंट ऑल एंगल्स। तो ये है तुम्हारे पास डायग्राम जो तुझे ड्रॉ करना। बहुत जल्दी में हो तो फट से इधर से लाइन खींच दो और बाकी की कहानी तुझे रिप्रेजेंट करना हो। आ गया भाई, बिना देख के ड्रॉ कर सकते हो। अब यहां पे आता है डेविएशन। देखो क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहां से निकला, देखो इधर इस रोड से ऐसे तुम जा रहे थे, यहां से रोड ऐसे होना था, तुमने इधर की तरफ टर्न ले ली। तुझे कोई पूछेगा तुम अपने पाथ से कितना एंगल डेविएट किया? 90 डिग्री। तुम देखो बिल्कुल, तुम कहोगे हम ऐसे जा रहे थे जी, हम ऐसे हो गए, तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम इससे मेजर नहीं करते, हम इससे कहते हैं। हम बोलेंगे जा तो हम इधर रहे थे, तो ये वाला एंगल को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर यही है कि ये जा इधर रहा था, फाइनली इधर चला गया, तो इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये चीज समझ जाना, एंगल ऑफ डेविएशन। तो तुझे कोई पूछेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ डेविएशन ये सब एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि 12th क्लास का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है कि डेविएशन एंगल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बोलोगे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा लिखेंगे नेचर ऑफ प्रिज्म। और तीसरा लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आंसर सही है। सही है, ऐसे करो, नेक्स्ट करो। हाँ जी, यहां तक हो गया, ड्रॉ हो गया। चलो भाई जल्दी से लास्ट पेज में निकाल के मैं इसको हटा रहा हूं, जल्दी से ड्रॉ करके दिखाओ, फास्ट ट्रैक, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी रिप्रेजेंट करना, कहानी नहीं लिखना है तुझे, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके मुझे दिखाने, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाने हैं। स्पीड बढ़ाओ जल्दी से। जल्दी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाने भाई। तू क्या कर रहा है भाई?
अबे स्कूल का क्या चल रहा है, पेपर फिर से? तो जाता कहाँ है भाई तू? लाइए, क्या है ये, बताओ। चल गलत है तो फिर दोबारा लिख। R1 R2 तेरा कहाँ है? सारे एंगल देखो, ये तूने आर बोली और इसने चिपका दे पहले। ई होगा, गलत है। चल पकड़। देख, तूने भी आई लगा दी यहाँ पे। इमरजेंस एंगल सही है। ह्यूमन आई। हाँ, क्या? अच्छा, अभी एक प्रिज्म ही कह रहा है, कोई ज्यादा खास नहीं करवाए। अभी शुरुआत हो जाएगी, टेंशन मत ले। अबे कल नहीं तो परसों तो आएंगे, फिर दोबारा तेरे को कैसे पढ़ाया जाएगा ये पहले बता दे मुझे तो। स्कूल के हिसाब से चलेगा तो तेरा ना तो स्कूल में पास हो पाएगा ना ट्यूशन में पास हो पाएगा। तेरे स्कूल वैसे भी महा घटिया है, उसमें कोई कहने की बात नहीं। अबे कहाँ के एंगल तूने कर दिया। आराम आराम से पढ़ाने में स्कूल वाले को शर्म आ रही है। 2 मिनट में कहेगा सिलेबस, और बच्चे की कहानी खराब हो रहा है उसको तो ध्यान ही नहीं आता है। किसी के भी स्कूल में इतना सिलेबस नहीं आ रहा है पूरा आज के डेट में। और तेरा प्रिंसिपल पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है भाई? नारायणा। लाओ भाई, जल्दी से, डिजाइन हो गया तेरा, जल्दी का डिजाइन क्लियर दिखा। अब भाई ये लाइन कैसे घुमा के ले जा रहा है? अब ये ऐसे है, और ये यहां से लाइन ऐसे करके। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करता है। कोई तुझे कहे कि प्रूफ करके दिखाओ कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे फ्लो करेगा, भाई कैसे करेगा, प्रूफ बताओगे? उसको चाहिए पानी, ये ले बोतल उठा। देखो, क्यों? कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। के इंटू के 36, के स्क्वायर इक्वल टू 36। के निकालोगे तो √36, और √36 की वैल्यू 6 होती है। प्लस माइनस 6 लिख। हाँ भाई, ऐसे नहीं लिखना है गलती से। हाँ भाई, अगर तेरे टीचर ने कभी कह दिया कि प्रूफ करके दिखाओ लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही फॉलो करता है, तो कैसे करोगे? हाँ, ये नहीं, सीधे लाइन नहीं बनाना है तुम्हें। क्या करना है कि सर आप ऐसा करो कि आप सामने में एक कैंडल जला दो, ठीक? हाँ, और तुमने ये कैंडल जला दिया, और यहां से तुमने 2 पाइप लेके गया। इस पाइप से तुमने देखा तो लाइट तुझे बिल्कुल दिख रही थी, लेकिन तूने दूसरा पाइप लेके गया, ठीक है जी। अब यहां से आंख लगा के देखा तो तुझे लाइट बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तो अगर ये लाइट का पाथ से पास होता तो ये इस लाइन से भी तेरे आंख तक आते। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। इसमें तुझे दिखेगा नहीं, इसीलिए तुम कह दोगे कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ही हमेशा मूव करता है, कर्व पे मूव नहीं है। ये अगर गलती से कहता है प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि ये लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे, तो 2 पाइप लेके आना, बस कर देना प्रूफ। चलो जी, यहां तक ठीक है। उसके बाद लिखो प्रिज्म के बारे में कुछ कहानी। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 rectangular transparent glass
It is consist of three rectangular and two triangular transparent glass. तो इसमें ये समझना, थ्री रेक्टेंगुलर और दो ट्रायंगुलर ग्लासेस होते हैं। चलो 3D में क्यों बनाने का, तो ये है तुम्हारे पास जो और तुझे पता चल ही गया कि कैसे होता है। बस ये अभी इसमें हमें कुछ दिखाना नहीं है, बस नॉर्मल हमने ये शो कर दिया कि क्या सीटें हैं। अब एक आता है भाई डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? अब लाइट का डिस्पर्सन तूने बचपन से सुनते आ रहे हो, नहीं सुने हो? किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करने पे वो अपने कंसिस्टेंट कलर जिससे वो बना होता है वो दिखा देता है, तो उसी को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करने पे वो अपने 7 कलर अपने कंसिस्टेंट कलर में सेपरेट आउट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तुझे डायग्राम के थ्रू शो करके भी दिखाने हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में लिखेंगे द फेनोमेना ऑफ splitting of the phenomena of splitting of white light the phenomena of splitting of white light into its constituents color on passing constituent color on passing through prism is called। हाँ भाई, ये नॉर्मल सी बात है। जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो अपने कंसिस्टेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है, उसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। चलो इसके डायग्राम भी बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः। हाँ जी, ये बन गया आपका विवगियो। 7 कलर रेडी है, वी फॉर और आई, उसके बाद ग्रीन। ये तो तुमने कर ही दिया ड्रॉ करके। और सबसे ऊपर वाला तुझे दिख गया कि रेड और ये वाला वॉयलेट होता है, ठीक।
जब भी ये डेफिनेशन पूछेगा तुझे ये डायग्राम साथ में ड्रॉ करके दिखाने हैं। ऐसा नहीं कि सर पेपर में सिर्फ डेफिनेशन आया मैं तो उतना ही लेके आऊं, तो ये गड़बड़ है। तुझे ये डायग्राम साथ में इनबिल्ड करना है। इसमें नहीं भी बोला है तब भी कंपलसरी डायग्राम। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कौन सी क्लास? अच्छा, कहाँ से हो? किधर? सेक्टर 75 से। कोई नहीं, एक बार आके मिल लेना, आके एक बार मिल लो। हम्म। अभी आ जाओ थोड़ा देर में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा देर में आ जाओ अभी। हम्म, चलो भाई, इसमें साथ में ये लिख दो। इसमें बताओ डेविएशन ज्यादा कौन शो कर रहा है? हाँ बोलो, अभी आ जाओ। हम्म, ठीक है। देखो रेड कलर डेविएट लिस्ट एंड, हाँ, वायलेट कलर डेविएटेड मोस्ट। तो नॉर्मल कलर, उसके बाद इसमें एक वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी तुम्हें अभी समझना हो। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नाम की भी चीजें आती। हाँ, जितने भी वेव टर्म होता है ना, लाइट, लाइट कौन सा वेव है बता सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, और जब भी वेव होगा तो वेव ऐसे चलता है। वेव जो है हमेशा इस फॉर्मेट में चलता है, और जब ऐसे चलता है, देखो ये प्लस और ये माइनस मिल गई, तो जहां से जहां तक लेंथ क्रिएट करता है ना, तो ये वेव है, और उसका एक लेंथ हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया? वेवलेंथ। ठीक, एक सेकेंड में कितनी बार इसको कट कर रहा है इस लाइन को, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो वैसी वाली बात हो जाती है। चलो भाई, ये तो लिख दिया सबने। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कलर डेविएट कर रहा है ज्यादा, कौन कम करेगा। और वैसे ही तुझे बोला जाए रेड और येलो में डेविएशन ज्यादा कौन शो करेगा? येलो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, डेविएशन कौन ज्यादा शो करता है उसके बारे में भी समझ में आना जरूरी है। अब तुझे पता चलेगा ये डेविएशन का मतलब कैसे क्या चल रहा है, अभी बता। लिखेंगे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में तुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं समझना, क्योंकि तुम्हारे पेपर से ज्यादा लेना देना इसको नहीं। ठीक, बट ऐसे समझ लो कि यहां से कोई भी वेव होता है वो इस फॉर्मेट में चलता है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, हम इस लेंथ को कहते हैं एक साइकिल, इसको बोला जाता है, ये लैम्डा कहलाता है, और इस लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। साइकिल का मतलब जहां से तूने शुरू किया वापस आ गया उसी जगह पे। ठीक, तो वो साइकिल बनता है। तो यहाँ पे तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके एक कंप्लीट वेव बनाता है, और उसकी लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, इसी से तुझे समझ में आएगा स्कैटरिंग के कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितनी बार इस लाइन को एक सेकेंड में कट मार रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी एक वर्ड होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, ये
सिर्फ आएगा वेवलेंथ। जैसे मैंने जब रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा तो मैंने बोला था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, और ये मतलब हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, कौन सा चीज लाइट का सेम रहेगा? लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ बदल जाता है। और उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों को मैंने बोला कि एक रेस लग रहा है कि रोड पे दौड़ो, जैसे अभी रोड खाली है, ठीक, और कल बारिश हुई थी, इस रोड पे इतने का पानी, बाद में ट्रक आगे साफ करके गया था, तो इस रोड पे पानी भरा हुआ था। अगर तुझे खाली रोड पे कोई दौड़ने के लिए कह रहा है, तब तुम्हारा पैर का साइज कितना बड़ा होगा, यहां से एक पैर दूसरा वहां करो, तुम्हारा वेव का लेंथ जो होगा वो ज्यादा बड़ा हो जाए। लेकिन जैसे तुम पानी में दौड़ना शुरू करोगे, तुम्हारा पैर उठेगा ही नहीं, तुम कोशिश करोगे लेकिन नहीं उठेगा, उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाए, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है जैसे ही हम कोई मीडियम में एंटर मारते। लेकिन हम तो हम ही हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ ले उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जैसे इंसान थोड़ी ना बदल जाएगा पानी में जाके, वो तो वही रहेगा, बस पैर नहीं उठ पा रहे उसके। तो ये समझना कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, 12वीं में भी आया और 10th में तो बार बार आते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है? फ्रीक्वेंसी। तो कहीं ना कहीं इसको भी लिख लो। When light goes from one medium to other medium, frequency remains same. फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा किसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा है? तो ध्यान से देख लो, ये तुमने अभी अभी ड्रॉ करा, यहां से व्हाइट लाइट पास हुई थी, ये आर है और ये वी है, और इसके बीच में बहुत सारी कलर तुझे याद होनी चाहिए। तुम कहोगे कि सर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। नहीं, यहां पर मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, हम लाइट की कलर की बात कर रहे हैं। अभी लाइट का मीडियम की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो कलर, अलग अलग कलर ऑफ लाइट है ना, जैसे रेड कलर लाइट है। तुम्हें कोई पूछेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, बताओ तो। मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे देखो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर मिक्स होता है, और सातों का फ्रीक्वेंसी अलग होते हैं, और सातों का वेवलेंथ सब कुछ अलग होते हैं। उसमें से तूने सिंगल कलर ऑफ लाइट यानी रेड को तूने निकाल लिया, सिर्फ रेड कलर, तो रेड कलर लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहें। अब तुम कहोगे ब्लू को, ब्लू को भी हम मोनोक्रोमेटिक है, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, बुक वगैरह में कई बार लिखा होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या वो डेविएशन शो करेगा या नहीं करेगा? 200% करेगा। देखना, मैंने भेजा ना रेड कलर, तो रेड कलर देखना यहां से जाके यहां पे टर्न तो लिया है, डेविएशन करेगा, लेकिन रेड कलर 7 कलर में कंसिस्टेंट नहीं होगा। हाँ, डिस्पर्जन नहीं होगा लेकिन डेविएशन होगा। ठीक, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सिर्फ क्या करता है? डेविएशन, नॉट डिस्पर्जन। चल, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब? जब ऊपर की तरफ जाओगे। अगर नीचे की तरफ आते हो तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। चलो भाई, थोड़ा बहुत अगर तेरे को भेजे में गया होगा तो अभी क्वेश्चन पूछूंगा, अपने आप पता चल जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, लार्जर वेवलेंथ
शो लिस्ट डेविएशन। पहला क्वेश्चन है विच कलर हैव हायर फ्रीक्वेंसी। तो मैं दिया रहेगा ब्लू एंड येलो। Which color show more deviation? Green and indigo. Which color have higher wavelength? Blue and green. किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? ये जल्दी से इसका आंसर बताओ फास्ट ट्रैक में। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे आंसर आपके? 12। किधर है 12? ये सेम सेम बनेगा। कहाँ है 12? तूने करी कहाँ? अभी ट्राई करना हो गया, अभी देख लेते हैं। देख 12 में भी तुम्हें ऐसे लिखना है सी एक्स प्लस 3y प्लस 3c इक्वल टू 0, 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0, cy 12 3yc दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर इक्वल टू 36, सी की वैल्यू आ गई 36 प्लस माइनस 6 आंसर। आगे क्यों बनना, दो ही से काम चलेगा, तीसरा लेने की जरूरत ही नहीं। ऐसे करो, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं जी, सही है वैसे, गलत भी है। हाँ, क्वेश्चन लिख के तू आंसर पे क्लिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं। अबे ये सामने बोतल किसने खत्म कर दी और वापस इधर आ गई? बड़े बोतल तो उधर है पीछे। Which color have high frequency? Which color show more deviation? Which color have higher frequency, higher wavelength? ठीक है जी सारे। हो गया। इन सबको फ्री कर देना 5 मिनट 2 मिनट के अंदर। हाँ, क्योंकि सर देखो 45 में सर आ जाएंगे, 3 मिनट बचे। तुमने सुनाया? हाँ? एक पेज याद ही नहीं हो रहा, तो याद नहीं हो रहा था। एक चीज मतलब क्वेश्चन एक परेशान है, सारे सही। चलो एक बार आंसर मिला लो, ट्राई करो सही। हाँ भाई, विच कलर हैव हायर फ्रीक्वेंसी? तो ब्लू। विच कलर शो मोर डेविएशन? जिस, हाँ ये वाली है कलर भाई। तो आंसर मतलब नीचे में लिखना है भाई, ये ध्यान रखना। ग्रीन के पास वेवलेंथ ज्यादा होता है। सही है सबका? तो ये है डेविएशन की प्रोसेस जो तुम्हें समझ में आया। इसके एमसीक्यू टाइप या नॉर्मल एक मार्क्स के क्वेश्चन में तुझे ये क्वेश्चन देखने को मिले। चलो भाई इसे डिलीट कर दे, सबने सही कर लिया। अब थोड़ी सी बेकार सी कहानी देख लेते हैं। चलो भाई, यही है तुम्हारे जो है, ये ड्रॉ नहीं करना है,
ये तो बस ह्यूमन आई है जो तुम्हें, हाँ लेकिन हाँ इसको ड्रॉ नहीं करना है, ये तो वैसे ही दिखाया था। चलो भाई यहाँ पे तुझे इसी पार्ट पुर्जे के बारे में समझना है। ये तो ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, ह्यूमन आई डायग्राम। तो ये तुझे नॉर्मली, कोई जरूरी नहीं है डिट्टो हमें सेम से, तुझे नॉर्मल सी डायग्राम बनानी है। और उसमें तुझे फाइनली ये, जैसे कई बच्चे का ये यहां पर क्या करना है ना, इसको जब डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे तो जैसे ये हमने बना दिया, देख बन गया। अब उसके बाद ऊपर से यहां से एक लेयर हम इस तरह से बना दें। अब इस लेयर को तुझे जैसे कंट्रोल करना है कर दो। यहां पर जो है, और इसके बीच में एक हमें लेंस को फिट कर देना, बस बन गया। उसके साथ एक लाइन और अगर ड्रॉ करने हैं तो कर दो। ये लो, ये ड्रॉ हो गया आपके डायग्राम। ठीक, यही चीज यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ के जो एरिया है, जो ये वाली पीछे का एरिया, उसका पार्ट पुर्जा लिख दो जो भी है। यहाँ पर जो दिख रहा है सेलेरी मसल्स है। तो यही नॉर्मल डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है और इसके पार्ट पुर्जे के बारे में हम जाने। ठीक है जी, जल्दी से ड्रॉ करो ये डायग्राम फास्ट ट्रैक में। हेलो, एक मिनट, जल्दी ड्रॉ करो। बोलो, तुम्हें फोन कर रहे थे? अच्छा।
तुम्हारे जो है सो आंख के कौन कौन से पार्ट को क्या, लेकिन तुझे इतना ही पार्ट समझना है जितना इसमें लिखा हो, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं जानना है इसके बारे में। ये ड्रॉ करना खुद से आना जरूरी है। ओके, हाँ चलो भाई आगे देखते हैं। अब सबसे पहले तुमने क्या देखा था? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? हमारे आंख को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगर कई बार लोगों को कोई पत्थर वत्थर लगता है तो लेंस नहीं डायरेक्ट डैमेज होता है, वो कॉर्निया को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है कि द आई फ्रंट इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया। इससे ज्यादा हमें इसको जानने की जरूरत ही नहीं। आई को जो एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है उसी को हम कोर्निया कहते हैं। हाँ जी, कौन से डाउट्स आए आप? कौन सा? 15 कैसे? अच्छा, इसमें दो पार्ट्स हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल लिख रहे हैं कोरोनिया के बाद। ये थोड़ा देखो, इसको कैसे करना है बता रहा हूँ। पहले इसको देख, तुम सबको इसको इसके इक्वल कर दे। ये माइनस माइनस कैंसिल, ऐसे कर 2a-1/3 इक्वल टू 5/2। पहले इसको सॉल्व कर, फिर लिखना 3/b-1 इक्वल टू 5/2। ये दोनों को सॉल्व। हम्म कि तूने तो याद किया था। चल का चलो भाई यहाँ पे डायरेक्ट। अच्छा इसके, अच्छा और भी हट भी गया। अच्छा, उसके पाठ पुर्जा में वो चीज के बारे में नहीं दिया है। हाँ, तो यहाँ से इसी का कंटिन्यू है, तो पीपल्स के बारे में लिख दो। अब इसमें जो है ये जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले हैं यही। और पीपल्स के बारे में एक फंक्शन एक एक मार्क्स के दोनों फंक्शन। हाँ कह सकते हो। डार्क रेटिना आगे आएगा, अभी बहुत सर क्या गया लिख दिया। A dark muscular diaphragm behind the cornea with a central opening is called pupils. It regulates the light enter by adjusting the pupil size. ये इसी का भाई फंक्शन है, भाई आइरिस का ही फंक्शन है। ठीक है, आइरिस का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट द लाइट इंटर एडजस्टिंग द pupil साइज। नहीं, प्यूपिल्स के बारे में आगे लिखेंगे, या जरूरत नहीं है। ये इसी का पार्ट है, फंक्शन ऑफ आइरिस। हाँ, फंक्शन ऑफ आइरिस। नहीं, इसी में तुझे एक साथ ही याद करना, जब भी तुझे पूछे फंक्शन ऑफ आइरिस क्या होता है तो यही है। एक तो तुम कहोगे प्यूपल के साइज को यही है कंट्रोल करता है, लाइट को एंटरिंग करने से कंट्रोल करता है, यही ज्यादातर आता है पेपर में। अच्छा नहीं हुआ ये। वो तो पीछे देख लिया था ना यहाँ पे। हम्म
ये वाली जो पार्ट है देखो, ये जो है ये लाइट को यहाँ तक कंट्रोल, ये आगे कंट्रोल कर देता है जितनी आंख को बंद करना है इसके हिसाब से। और ये बीच वाले पार्ट जो है तुम्हारे प्यूपल्स हैं। तो तुम कह सकते हो सेंट्रल होल्स, जो आई के पास जो होता है एक सेंट्रल होल्स, उसी को हम प्यूपल्स कहते हैं। बाकी जरूरत नहीं है तुम्हें, आइरिस के बारे में ही ज्यादातर साइज पूछा जाए। चलो जी, हो गया, लिख दिए। चलो जी, यहां पे आ गया आपका प्यूपल्स। They appears blacks because it does not reflect the light. Holes at the center on the eye. वेट कर लो बाहर। अब आता है भाई लेंसेज। कह रहा है कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट, हाँ, सेंटर ऑन आई ऑफ आई, सेंटर ऑफ ही होना चाहिए। सेंटर ऑफ आई, द होल्स एट द सेंटर ऑफ आई इज कॉल्ड pupils. इट appears ब्लैक। अब तुझे ये पूछा जा सकता है ब्लैक क्यों होता है, तो बिकॉज तो लिखा हुआ है। लेंस, कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट jelly like protein materials. It is the film in which the central and softer at the edges held in the place of ciliary muscles. बुढ़ापे में सैलरी मसल कमजोर हो जाता है और आंख को आगे पीछे करने में तकलीफ होती है। स्पेस दे दे के लिखना ताकि याद करने में बढ़िया हो। एक ही लाइन में लिखोगे तो तकलीफ होगी याद करने, ब्रेन को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है लाइनिंग वाले, लगता है ये बुक ही है। इसीलिए लोग आजकल काम को भी डिवाइड करके पढ़ते हैं। ब्रेन को उसे कहते हैं बेवकूफ बनाना। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बोलो आधा घंटा पढ़ के उठ जाए, ब्रेन हैप्पी, पढ़ लो आधा घंटा में 45 मिनट ऐड कर दो, काम हो जाता। इट मीन्स ब्रेन तुझे कंट्रोल कर रहा है, तुम ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब एक्यूअस ह्यूमर्स और विट्रस ह्यूमर, ठीक है, अगर मान लो आंख को वैसी सेट कर दिया जाए, तो जैसे तुम लोग दौड़ते हो तो आंख कट 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 मारेगा। जैसे मान लो एक बोतल के अंदर एक कोई पत्थर डाल के और ऐसे करे करो तो आवाज आएगा ना, तो तेरा आंख भी क्या करेगा, हड्डी से जो भी इधर उधर पार्ट होगा उसे टकरा के कट 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 करे। उसके अंदर एक लिक्विड फील कर दिया जाता है विट्रस ह्यूमर, जिससे वो बढ़िया से किसी भी तरह की प्रॉब्लम और उसी लिक्विड की थ्रू जो है इम्पल्स ट्रांसफर किया जाता है, जिससे सिग्नल तुझे मिलता है ब्रेन। चल भाई डन है, यहाँ तक वर्किंग में हम समझेंगे। फिलहाल तो इसके पार्ट पुर्जे के बारे में, रेटिना के बारे में कोई खास नहीं लिखना होगा, तो तुम कहोगे कि ये हमारा आई का स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्म होता है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे, कोई गलती नहीं होगी।
चल भाई आगे बढ़ा दे। जो जो लिख रखा है उसमें से नहीं लिखना है, इसमें एक ये लिख लो बस, ये विट्रस ह्यूमर लिख दिया। हाँ तो ये विट्रस ह्यूमर लिख लो। वो जो एक्वस होता है वो हमारे अपर लेयर पे होता है, तुमने आंख से कभी आंसू निकलता है तो वो एक्वस ह्यूमर, और विट्रस ह्यूमर है जो आंख जहां से वो नर्व सिग्नल जाता है ना उसके बीच का होता है, ब्रेन और आई के पीछे जो लगा रहता है सिस्टम, वो इसके बीच, अ फ्लूइड बिटवीन द रेटिना एंड लेंस। ठीक, विजन प्रोसेस कैंसिल कर दे, मत लिख, बस ये लिख लो ऑप्टिकल नर्व्स क्या होता है। अब किसी का भी इमेज बना हमारे रेटिना पे, अब तुझे ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ही ब्रेन को सिग्नल भेजा जाएगा, और ब्रेन के अंदर जो स्टोरेज डेटा है हार्ड डिस्क के अंदर, वो मैच करके बताएगा जी सामने वाला बंदा अपना ही है। बाहर गए हैं, खत्म करो उसे। चल नेक्स्ट कौन से डाउट्स हैं? 16 वाला नहीं होगा, बाकी 17 कर। 17, हाँ 17 का पहला आ गया होगा, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशन तुम्हें करोगे इन दोनों के, इक्वेशन एक आएगा, ये तो बन गया, इसका दूसरा करोगे दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी। करो पानी, पानी तो था ही, किधर गया? उधर पीछे से मांगो पानी, पानी दे दो बोतल आगे। अबे दोनों बोतल उसके पास जाके खा, आगे दे दो, आगे एक बोतल। हाँ जी, ये लिख दिए ऑप्टिकल सिग्नल्स वाले। और भी है क्या? ये तो लिख ही रखे हैं। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है भाई? तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ कहाँ पे बनेगा? जहां पे डिफेक्ट ऑफ विजन होगा वहां पे बनने की चांसेस जाए। हाँ, रेटिना के अलावा कहीं पे अगर बनता है, ज्यादा जरूरी नहीं है, ये तुमने दोनों लिख ही रखा है, आगे बढ़। हाँ सर, ब्लाइंड स्पॉट के एक पॉइंट लिख दो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा ह्यूमन आई में से इसको लिखना था। ह्यूमन आई में से जो इंपॉर्टेंट है वो आइरिस का, कॉर्निया का फंक्शन और प्यूपल्स का फंक्शन, बस। बाकी कभी ये नहीं आता है कि ये 8th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और एक्सप्लेन ऑल पार्ट पुर्जा। हाँ, तो अब 10th क्लास में तुझे इसके इक्का दुक्का पार्ट, जनरली आइरिस का फंक्शन ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेपर में आते हैं। फंक्शन बताओ आइरिस का, पीपल्स का। ये डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म है, इसीलिए आगे और भी कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है, इसीलिए मैं पिछले साल तो इसको बोला था रट लो, हम कोई पढ़ाने का सिस्टम नहीं। हो गया भाई, आगे बढ़े। वर्किंग ऑफ आई। ठीक है भाई, आई का वर्किंग की कहानी बात करते हैं। पहला देखो, इसकी कहानी में क्या है, तो तुम आराम से समझोगे कि सबसे पहले लाइट कहां पे ट्रांसफर करेगा? कॉर्निया से थ्रू लेंस के अंदर जाएगा, लेंस के बाद कहां पे जाएगा? इमेज फॉर्म होगा कहां पे? रेटिना पे, रेटिना से फिर ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन पे जाएगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके बताएगा क्या है। यही बात जो तुझे समझ में आ रहा है, इसी को लाइन बाय लाइन लिखा गया। देखो पहला लिखा है कि द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये बात 200% सही है। टू बी सीन कैन बी इंटर द आई थ्रू द pupils एंड फॉल ऑन द आई लेंस, द आई लेंस बीइंग कन्वेक्स, ये बात बचपन से पता है तुझे। फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, the light sensitive cells of the retina gets activated upon illumination and generate electrical signals. These signals are sent to the brains via optical nerves and the brain interprets and signal and finally give to the sensation of vision. तो ये वर्किंग के बारे में बात पेपर में आ सकता है, ठीक है, तो ये तुम बाद में भी लिख सकते हो, कोई नहीं इसकी कहानी, या लिख रहे हो बाद में लिख, आगे देख लेते हैं।
वर्किंग के बारे में तुझे डायग्राम भी आते हैं, वो वर्किंग में हम लिखवा देंगे क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डायग्राम हो जाएगा। एक आता है पावर एकोमोडेशन, ये अच्छा टॉपिक है और ये पेपर में ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुझे बोर्ड पे देखना है, फोकल लेंथ को बड़ा कर लेते हो। ठीक, अपनी कॉपी पे देखना है, फोकल लेंथ को छोटा कर ले। तो हमारे सेलरी मसल के पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, फोकल लेंथ को बड़ा करता है, छोटा करता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो चल भाई, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू मेंटेनिंग क्लियर फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर एकोमोडेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसे लिखो भी और याद भी करना है। नहीं, पहले वो लिख दिया। हाँ भाई, ये भी लिखना है। नियर पॉइंट क्या होता है, तुम ऐसा नहीं, देखो इसमें लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। जैसे कई लोग तुम्हें बोला कि तुम कितने से देख सकते हो, जैसे ये बुक में लिखा, कई लड़का बोलेगा कि सर मैं तो इतने दूर से देख रहा हूँ, आंखें में चिपका के देख रहा हूँ। कई कहता है मैं इतने पे, कह रहा है कि एवरेज एक डिस्टेंस दिया गया है कि सबसे कम डिस्टेंस जो तुम देख पाओगे क्लियर क्लियर, वो कितने हैं, 25 सेंटीमीटर। ठीक, और बहुत दूर का जहां भी अगर नॉर्मल आई देख सकता है तो उसका नाम दे दिया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि तू यहां बैठ के यूएसए देख लेगा। ठीक, इन्फिनिटी मतलब जहां पे तेरी एंडिंग पॉइंट हो रही है वो तुम्हारे लिए इन्फिनिटी है। कह रहा है फार पॉइंट, द नियर पॉइंट में लिखा है द नियरेस्ट पॉइंट्स एट विच द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली बाय द आई इज कॉल्ड नियर पॉइंट्स। नॉर्मल आई इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये पेपर में बहुत बार आता है, तो आगे तुझे पता चल जाएगा इसके बारे में। इसको डी से डिनोट इसीलिए अभी लिखा गया है क्योंकि आगे इसका फॉर्मूला में इस्तेमाल करता है डी। यहाँ पे जरूरत नहीं है डी की, क्योंकि डी इसको 12वीं क्लास में ज्यादा यूज होता है। द मोस्ट ऑफ द ओल्ड पर्सन इज नियरली 60 ईयर्स। द नियर पॉइंट जो है तुझे सिर्फ पेपर में एमसीक्यू में आएगा कि जिसका एज 60 साल से ऊपर है, क्या उसका जो नियर पॉइंट होगा वो मोर देन 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर या इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्या आंसर होगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर। देखा, अभी लेस बोल रहा है, अभी लिखा हुआ है तब भी। तो ये ध्यान रखना, इसको ऐसे ये नहीं बोलेगा 200 सेंटीमीटर, ऐसा ऑप्शन में लिखा रहेगा। ओल्ड पर्सन का जो है नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर की ही कहानी में लिखा होगा, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, नन ऑफ दिस। तो ज्यादातर बच्चे तो नन ऑफ दिस पे क्लिक कर देंगे जी, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो ओल्ड नहीं है अभी। डन है, मोटी मोटी बातें तेरे से अभी ये सुना जाएगा, ध्यान रख लेना। चाहे तुम इंग्लिश में सुनाओ या हिंदी में सुनाओ, एक एक पॉइंट तुझे सुन सुन के भेजने की प्रोसेस चालू किया जाएगा। हो गया, पीछे लिख दिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखो।
मैथ और साइंस दोनों। हाँ, नीचे वाले क्या है नीचे? ना अभी इसको रहने दो, यहीं तक आज का कहानी यहीं तक है। सुना दिया भाई।